Planning to appear for UPSC CSE but confused about where to start? Look no further. Vision IS Delhi presents the GS Foundation Course 2025, 2026, and 2027. Avail centralized access to learning with classroom and online resources. Study material that is expert researched and thoroughly analyzed basis the UPSC exam pattern. Personal and individualized guidance every step of the way to cater to your technical and specific needs. Explore the holistic learning modules we have designed for the UPSC CSE aspirant. Batch starts 20th December, 5 p.m. and 17th November, 9 a.m. Offline come live online classes. With the right ingredients, success is yours to have. Enroll today in the Vision IS GS Foundation Course 2025, 2026, and 2027. गुड आफ्टरनून। अभी क्या हम लोग शुरू करने जा रहे हैं? हाँ, क्या? हाँ वही। हाँ तो अभी क्या मतलब कौन सा टॉपिक बताया गया आप लोगों को? अच्छा, और इस सेशन में क्या करना है अभी जब मैं आया तो नहीं बताया गया? अच्छा ठीक। पेपर सारे मालूम है आप लोगों को, मेंस वाले? एक पेपर है पेपर 2, है ना? देखे हो आप लोग? अच्छा, उसका टाइटल क्या है, याद है किसी को? पेपर 2 का टाइटल? हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक।
उसमें सबसे पहले गवर्नेंस होगा, जिसको अभिशासन कहते हैं, और उसके बाद संविधान लिखा होगा, है ना, संविधान। उसके बाद राज व्यवस्था, फिर सामाजिक न्याय, और अंत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, है ना, ये लिखा होगा। और जब हम लोग चर्चा करते हैं तो एक बहुत पॉपुलर शब्द है पॉलिटी, नहीं सुने होंगे आप लोग। पूछा जाता है क्या पढ़ने आए हैं, पॉलिटी, लेकिन पढ़ते क्या हैं? संविधान और राज्य व्यवस्था। पॉलिटी शब्द कहाँ पर आता है, अंग्रेजी वाला, यहाँ पर, जबकि पढ़ना क्या है? संविधान और राज्य व्यवस्था। 99% लोगों को तो यही नहीं मालूम कि आखिर संविधान और राज्य व्यवस्था क्यों लिखा है। इधर वाले भी लोग, इधर वाले भी लोग पॉलिटी बोलते हैं। हकीकत यही है, छिपाने से कोई फायदा नहीं है, आप सभी जानते हैं। पूछा जाता है क्या पढ़ने आए तो पॉलिटी, क्या पढ़ाने आए तो पॉलिटी, और शुरू कर देते हैं संविधान पढ़ाना। देखे होंगे आप लोग, सुने भी होंगे इस तरह का। और मैं जानता हूं कि आप लोग इसलिए बैठे हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, है ना। और जब इस तरह की परीक्षाओं के लिए ये सब चीज़ें होती हैं तो आप लोगों को भी एक उम्मीद रहती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जाएंगी, और बताने वाला भी बड़ा बड़ा बताएगा, नहीं, और कुछ तो नया होगा। आखिर इतनी बड़ी सर्विस है तो कुछ तो होगा। और इसी कुछ के चक्कर में तनावग्रस्त हो जाते हैं कि बाप रे बाप कितनी बड़ी बड़ी बात है ये सब। और मैं अभी सुन रहा था, आप लोग पढ़ रहे थे, तो एक तो मुझे खुद तनाव हो रहा था कि एक गए और दूसरे फिर आ गए, अभी और न जाने कितने आएंगे, कितना आप लोग झेलिएगा सबको। है ना। हाँ, तनाव तो होता ही है, और हमारा क्या है, हम तो 40 मिनट बोल के चल दिए, है ना। आपने अभी गियर भी नहीं बदला कि दूसरा आ गया। दूसरा भी बोला, वो भी चल दिया, और अंत में आपको पता चला कि क्या क्या पड़ा पता नहीं। तो मैं इस तरह का कुछ प्रयास नहीं करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मुद्दा है उसको, मेरी कोशिश होगी कि उसको सरल रूप में आपके सामने रख दें। और जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो जब रेगुलर क्लासेस चलते हैं तब उस समय बड़ी बड़ी बातें होंगी। पहले शुरुआत छोटी छोटी बातों से होनी चाहिए ताकि अनावश्यक तनाव ना हो। ये मेरा मानना है कि अनावश्यक तनाव ना हो। और शुरू में ही बोल दिया जाएगा कि हिमालय पर चढ़ना है तो और तनाव हो जाता है, वहाँ तक जाएगा ही नहीं कोई। पहले चलो हिमालय तक, उसके बाद चढ़ना है तो चढ़ा जाएगा, है ना। कहाँ जा रहे हो? हिमालय। अब दिल्ली से आगे ही नहीं बढ़ेंगे हिमालय। है कि नहीं? अरे पहले वहाँ तक चलो, वहाँ तक चले जाएंगे तो फिर हो सकता है कि हिम्मत बनेगी। जब यहाँ तक आए हैं तो, और ऐसा देखे होंगे आप लोग अपने लाइफ में कि यहाँ तक आ गए हैं तो चलो थोड़ा आगे भी बढ़ जाएं, लेकिन वहाँ तक जाएंगे ही नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो मैं 2 भागों में अपने सिलेबस को बांट रहा हूँ, और मैं आपके साथ चर्चा करूँगा संविधान राज्य व्यवस्था की, ठीक है, और कुछ हद तक कैसे उसको अभिशासन से, गवर्नेंस से जोड़ा जाता है उसकी चर्चा करूँगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संविधान, और यहाँ पर राज्य व्यवस्था, ठीक है। अच्छा,
अब कितने लोगों ने संविधान देखा है भारत का? देखने को कह रहा हूँ, पढ़ने को तो छोड़ दीजिए। हाँ, कहीं भी देखा हो, नज़र से देखने की बात है, जहाँ देख लिया हो तो 3-4 लोगों ने देखा है, ठीक है। अच्छा, संविधान को किताब कहें या दस्तावेज कहें? तो इसका मतलब कि किताब और दस्तावेज में अंतर है। क्या अंतर है? वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, हम लोग को नहीं पता होता है कि दस्तावेज है, किताब है, दे दिया, रट लिया हमने भी, हमें पता ही नहीं है कि दस्तावेज होता क्या है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो संविधान एक दस्तावेज है, किताब नहीं है ये। किताब में आप खुद से बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन दस्तावेज में बदलाव किया जा सकता है ना। तो ये जो दस्तावेज है, यह एक ऐसा दस्तावेज है जिससे हमें क्या मिलता है? मार्गदर्शन, है ना। एक हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि यह क्या है? मार्ग, हाँ, दर्शिका है, ठीक है ना। ये एक मार्गदर्शिका है। अब एक मार्गदर्शिका है और उस मार्गदर्शिका का पालन करते हुए हमें क्या चलाना है? राज्य व्यवस्था। तो जब तक हमें मार्गदर्शिका की जानकारी ही नहीं होगी तो हम लोग राज्य व्यवस्था कैसे चलाएंगे, है ना। तो राज्य व्यवस्था के पहले क्या जानना चाहिए? संविधान। जब तक हम संविधान नहीं जानेंगे तब तक राज्य व्यवस्था समझ ही नहीं सकते। आप में से कोई साइंस का विद्यार्थी है? आप हैं? अच्छा, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब भी फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, तो पहले उसमें थ्योरी बताई जाती है, फिर हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं, है ना। तो थ्योरी को जानना जरूरी है कि नहीं प्रैक्टिकल लैब में? और मान लीजिए कि पूरा थ्योरी अगर हम जान भी गए तो लेबोरेटरी में बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो पाता है क्या? हमेशा नहीं हो पाता है ना। और आप लोगों ने जो साइंस के विद्यार्थी हैं देखे होंगे, बहुत सरल एक प्रैक्टिकल होता है टाइट्रेशन का, है ना। वो भी हिलाते रहते हैं गुलाबी नहीं हो पाता है, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम होता है कि नहीं होता है। थ्योरी सब मालूम है, लेकिन वो हिला रहे हैं, कहीं उधर से आ गया देखने वाला तो और डर के ज़्यादा है ना। और इस तरह होता है ना, इस तरह से। तो मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें मार्गदर्शिका मालूम भी है तो राज्य व्यवस्था सही तरीके से चले कोई जरूरी नहीं है ना। इसलिए हम जब अपने मार्गदर्शिका को समझना चाहते हैं तो उसको व्यवहारिक रूप में समझने की आवश्यकता है। यह थ्योरी, यह सिद्धांत है, लेकिन उन सिद्धांतों को जितनी व्यवहारिकता के साथ समझेंगे, जितना उसका व्यवहारिक अंदाज देखने में कामयाब होंगे, उतना ज़्यादा हमें राज्य व्यवस्था को समझने में और राज्य व्यवस्था का जो गतिशील पक्ष है, जो चलायमान पक्ष है, उसको जानने में सरलता मिलेगी। और उसका लाभ क्या होगा? रटना नहीं होगा, ठीक है ना। बिना रटे आप इस पेपर को तैयार कर सकते हैं। और थियोरी और ये प्रैक्टिकल, मेरा मैसेज बहुत साफ है कि जो लोग इस विषय को सामान्य विषय समझते हैं वो कभी भी 3 अंकों की न्यूनतम संख्या भी प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करेंगे। ये बहुत तकनीकी पूर्ण विषय है और उसका उदाहरण भी इस साल के प्रश्नों से आपको दूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पढ़ना क्या पड़ता है? एक तो संविधान की अवधारणा पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग सुने होंगे ये सब नाम, प्रस्तावना यहाँ पर पढ़ना है ना। मौलिक अधिकार पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व यहाँ पढ़ने हैं, मौलिक कर्तव्य यहाँ पढ़ने हैं, और फिर संविधान में संशोधन पढ़ना है, ठीक है। संविधान में संशोधन पढ़ना है। इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ बातें नहीं लिखी हुई हैं, और वह क्या है? संवैधानिक मूल्य एवं संविधानवाद, ठीक है ना। संवैधानिक मूल्य और संविधानवाद। अब ये संवैधानिक मूल्य और संविधानवाद इतना जब आप पढ़ेंगे तो उसी का ये सार संक्षेप है ना। और सिलेबस में है नहीं ये,
लेकिन मुख्य परीक्षा में अलग अलग प्रश्न पत्र में पूछा गया है, पेपर 4 में और पेपर 2 में। यह एक संदेश है कि जब भी हम लोग राज्य व्यवस्था, संविधान और अभिशासन पढ़ेंगे तो पेपर 4 से, यानी कि जो नीति शास्त्र जिसमें हम पढ़ते हैं, उसके साथ सीधा इंटरैक्शन है, सीधा अंतर संबंध है ना। जैसे भारत में अगर हम कहें कि भारत में संवैधानिक मूल्य क्या है, पेपर 4 में भी है ना। भारत में उत्तम शासन क्या है, तो पेपर 4 में भी है ना। और वह कोई भी शासन उत्तम कब होगा, जैसे आपके जो मित्र हैं जो साइंस पढ़े हैं, प्रैक्टिकल जानते हैं, प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया कब होगा, जब हमारी थ्योरी भी अच्छी होगी और हम थ्योरी को सही तरीके से अप्लाई करें। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो थ्योरी को हम सही तरीके से अप्लाई करेंगे, और सही तरीके से अप्लाई कब करेंगे, जब हम उसको सही तरीके से समझेंगे। रटेंगे तब नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से समझे हुए हैं तो सही तरीके से अप्लाई करें। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? तो ठीक उसी तरह से संविधान को अगर हमने सही तरीके से समझ लिया, है ना, तो हम राज व्यवस्था को सही तरीके से चलाने में कामयाब हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ समझिए कि जैसे ये प्रस्तावना है, आप लोग जब अपनी किताबें पढ़ते होंगे, किताबों में प्रस्तावना लिखी रहती है ना। प्रस्तावना का क्या महत्व है, किताब में क्यों लिखी रहती है? कोई भी किताब पढ़ते होंगे उसमें प्रस्तावना लिखी रहती होगी, क्यों लिखी रहती है? क्योंकि प्रस्तावना अगर आप पढ़ लेते हैं तो किताब किस मकसद से लिखी गई है, पूरी की पूरी बात सार संक्षेप में लिखी जाती है। तो जब हम प्रस्तावना को ठीक से समझ लेंगे, है ना, तो पूरे संविधान को किस मकसद से लिखा गया, किस उद्देश्य से लिखा गया, उसमें जो बातें दी गई हैं उसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, उसका इतिहास क्या था, उसका वर्तमान क्या है, उसका भविष्य क्या है, इसको जानने में हमें सफलता मिल जाएगी। उदाहरण एक लेता हूँ, प्रस्तावना में देखिएगा लिखा हुआ धर्मनिरपेक्षता, लिखा है ना। अब धर्मनिरपेक्षता 1950 में, धर्मनिरपेक्षता 1980 में, धर्मनिरपेक्षता 2023 में, अलग अलग परिभाषाएं आ रही कि नहीं आ रही हैं? आ रही है ना। आज धर्मनिरपेक्षता की जो स्थिति है, आज से 40 साल पहले थी क्या वही स्थिति? नहीं थी। तो परिस्थितियों में क्या हुआ है? बदलाव आया है। तो उन परिस्थितियों में बदलाव किस आधार पर आया, उसके कारण क्या हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ा, है ना। भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है, क्या दुनिया के अन्य देशों में भी उसी तरह की धर्मनिरपेक्षता है ना। अब प्रश्न पूछ दिया गया कि पश्चिमी देशों को भारत से धर्मनिरपेक्षता सीखनी चाहिए, ठीक है ना, खास करके फ्रांस को। अभी आपने देखा होगा फ्रांस में कुरान जलाया गया, सुना होगा आप लोगों ने। अब करंट अफेयर उसको कहते हैं, आप लोग अभी करंट अफेयर की चर्चा कर रहे थे, वो करंट अफेयर है, लेकिन मुद्दा क्या है? धर्मनिरपेक्षता। करंट अफेयर कोई विषय होता है क्या? नहीं, विषयों से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं, है ना। तो जब हम कोई विषय पढ़ते हैं, जैसे मौलिक अधिकार, प्रस्तावना ही मान लीजिए, धर्मनिरपेक्षता, तो उससे संबंधित अगर हिजाब, हिजाब सुने हैं ना, हिजाब मामला, हिजाब मामले पर कोई निर्णय आ गया तो वो किससे संबंधित हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता से संबंधित हो जाएगा। जब हम धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा या व्याख्या करेंगे तो हिजाब के मामले को कोट करेंगे ना कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का निर्णय दे करके भारत की धर्मनिरपेक्षता को मजबूती दी है, जो भी हुआ, ठीक है ना। तो करंट के साथ जब भी कोई इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम, उसको किससे जोड़ देंगे? उस समय जो घटना घटित हो रही है ना, ठीक है ना। इसी में लोकतंत्र भी लिखा हुआ है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द लिखा हुआ है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड सुने होंगे आप लोग, सुने हैं ये नाम, इलेक्टोरल बॉन्ड, उस पर केस चल रहा है ना, सुने हैं कि नहीं सुने? ये सब एक जो चुनाव में पैसा चंदा देते हैं ना लोग, तो उस पर एक मुकदमा चल रहा है ना। और मुकदमा क्या चल रहा है? किसी पार्टी को 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ मिल रहा है, किसी को 2,000 करोड़ मिल रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है पैसा, कौन दे रहा है पैसा, है ना। अब उस पर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा, आज दे कल दे, जब भी दे। तो जो निर्णय देगा उससे लोकतंत्र अच्छा बनेगा, ऐसा मानकर चलते हैं हम। तो उसको हम कहाँ पर ला के जोड़ेंगे? लोकतंत्र वाला भाग जब पढ़ेंगे तब उससे जोड़ेंगे, है ना। उसी तरह से देखिए, ये आप लोग सभी मौलिक अधिकार जानते होंगे। आजकल सुने हैं देशद्रोह का मामला, देशद्रोह सुने हैं, बंद कर दिया जाता है जेल में, है ना, देशद्रोह का मामला।
अब ये भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है मामला कि देशद्रोह क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आप कुछ बोल देते हैं तो आपको बंद कर दिया जाता है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है ना, बंद कर दिया जाता है। तो कौन बंद कर रहा है, कहाँ के लोग बंद कर रहे हैं? संविधान बंद कर रहा है या कार्यपालिका बंद कर रही है? प्रशासन बंद कर रहा है ना। तो प्रशासन मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पता चलेगा। अगर मान लीजिए कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो प्रशासन अच्छा है या बुरा है? आप बता सकते हैं, बुरा है। अब आपके व्यक्तिगत आधार पे, मेरे व्यक्तिगत आधार पर बताने से नहीं होगा, लेकिन न्यायपालिका ने अगर कहा कि इस तरह का हो रहा है तो हमें लिखना होगा, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी मार्गदर्शिका को पढ़ेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि यह मार्गदर्शिका क्या हमें बताती है, हमारा मूल्य क्या है, हमारी भावनाएं क्या हैं, हमारा देश किस प्रकार का है, किस प्रकार की मार्गदर्शिका को लेकर के हमारा देश चलता है। उसका उदाहरण लीजिए, आप लोग अलग अलग परिवार से आए हैं, उम्मीद करता हूँ। क्या आप सबके परिवार का एक ही संविधान है? नहीं, अलग अलग संस्कार हैं। आप लोग सुनते होंगे कि आपको देख के पता चल जाता है कि आपके परिवार का संस्कार क्या है। वो अच्छा है बुरा है वो आप जानिए, लेकिन बोला जाता है ना कि कैसे खानदान से आए हो, कैसे परिवार से आए हो, कैसे संस्कार लेकर आए हो। तो वह संस्कार यहाँ झलकता है कि नहीं झलकता है? झलकेगा। मेरा संस्कार झलकेगा कि नहीं झलकेगा? शब्दों का इस्तेमाल करने से संस्कार झलकता है, बैठने के तरीके से संस्कार झलकता है, आप क्या विचार व्यक्त करते हो उससे संस्कार झलकता है, किस तरह से व्यवहार करते हो एक दूसरे के साथ उससे संस्कार झलकता है। तो वह संस्कार कहाँ से आया? आपके परिवार की कोई मार्गदर्शिका होगी। आपके परिवार में बोला जाएगा ऐसे मत बात करो, सुने होंगे आप लोग, ऐसे बातें नहीं करते हैं, उस तरह से बात नहीं करते हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं, इस तरह से नहीं रहते हैं, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो क्या है, आपके परिवार की मार्गदर्शिका है। तो वही मार्गदर्शिका भारत के संदर्भ में किसकी है? संविधान की है। और इसी संविधान के मार्गदर्शन में किसको चलना है? राज व्यवस्था को चलना है। ध्यान रखिएगा, ये क्या चीज है? ये है व्यवस्था। तो हमें उस व्यवस्था को के अनुसार चलना है, व्यवस्था को इसके अनुसार चलना है ना। तो जब भी हम संविधान को पढ़ेंगे हमारी प्राथमिक आवश्यकता यही होगी इन विषयों को पढ़ने में कि हम उसकी अवधारणा को सबसे ज़्यादा ध्यान दें, उसकी अवधारणा को समझने में ज़्यादा ध्यान दें, विषय की गहराई को छूने की कोशिश करें। और विषय की गहराई को छूने का एक और उदाहरण आपको दे देता हूँ कि मौलिक अधिकार सब जानते हैं, लेकिन अधिकार का मतलब क्या होता है? किसको अधिकार कहते हैं? हमने सरकार तो पूछा ही नहीं, हमने कहा अधिकार। हमने सरकार का तो अधिकार नहीं पूछा, हमने कहा अधिकार किसको कहते हैं। हमने मौलिक भी नहीं कहा। हाँ? तो दारू पीना मेरे हित में है तो मेरा अधिकार है। जो दारूबाज हैं वो कहेंगे ना कि मेरे हित में है, तो ये उनका अधिकार है। हाँ? अब खुद का विकास वो जो गुटखा गुटकी खा के देखते होंगे वो करते हैं, अब उनका तो विकास हो रहा है। समझिएगा इस बात को, है ना। तो मैं तो अपना समझता हूँ कि मैं ही ठीक हूँ, लेकिन क्या उसको अधिकार कहेंगे? नहीं। अब देखिए, यही समझने की चीज, हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं अधिकार क्या है, और पढ़ लिए मौलिक अधिकार। फिर कोई बोल दिया मानवाधिकार, अब ये क्या है? एक तो अधिकार नहीं मालूम, ऊपर से मौलिक भी था, मौलिक पढ़ के निकले तो मानवाधिकार बोल दिया, है ना। फिर कोई बोला कि प्राकृतिक अधिकार, फिर कोई बोल रहा है सामाजिक अधिकार। एक तनाव से निकले तो दूसरा तनाव। तो होता क्या है कि हम किसी भी चीज की बुनियाद में जाते ही नहीं है, हम उसका गहन अध्ययन विस्तृत अध्ययन करते ही नहीं है ना। हम उतना ही पढ़ लेते हैं बस जितना से कुछ काम मेरा चल जाए, और आगे पीछे अगर प्रश्न आ गया तो हमारी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें हमारी आवश्यकता यह है कि वर्तमान के पैटर्न को समझते हुए, वर्तमान की परिस्थितियों को समझते हुए अपना उत्तर दें, माफ कीजिएगा, पढ़ाई अपनी करनी होती है। और आजकल जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस तरह के प्रश्न में बहुत ही गहराई है। हकीकत यही है, बहुत गहराई है, बहुत गहनता है। और गहराई और गहनता के कारण ही आजकल जो नंबर आ रहे हैं
वो नंबर कितने आ रहे हैं आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं बहुत आसानी से, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अधिकांश बच्चों को 100 से नीचे नंबर आ रहे हैं, और आपको मालूम होगा कि 250 में 100 से नीचे नंबर का मतलब होता है 40% से भी कम, और 40% से कम का मतलब कि फेल होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उसी में हम गर्वान्वित हो जाते हैं, है ना। तो जहाँ पेड़ नहीं होता वहाँ खेजड़ी का पौधा भी बहुत हरा भरा नजर आता है। इसलिए आवश्यकता यह है कि जब आप तैयारी करते हो तो उस बात की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो किस तरह से इंटरलिंक करें, है ना। उसका एक दूसरा उदाहरण भी देता हूँ जो इस साल के प्रश्न से संबंधित है। पूछा गया कि भारत का संविधान एक जीवंत संविधान है। जीवंत यानी कि उसमें हमेशा बदलाव परिवर्तन होता रहता है, और उस लाइन के साथ साथ जोड़ दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 का जो विस्तार हुआ है उसके बारे में बताइए, और किसके साथ, केस के साथ, ठीक है ना। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिए, उच्च न्यायालय ने निर्णय दिए, उस निर्णय को ध्यान में रख करके आप बताइए कि 21 का विस्तार कैसा हुआ। अब अनुच्छेद 21 कहाँ मिलेगा, मौलिक अधिकार में मिलेगा, सुने होंगे आप लोग, ये अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार में मिलेगा। और अगर आपने कभी भी अपने जीवन के किसी भी क्रम में राज्य व्यवस्था या संविधान पढ़ा हो अगर, तो उसमें आपको शायद बताया गया होगा कि मौलिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, नीति निर्देशक तत्व कम महत्व, ये सुने होंगे आप लोग, है ना। अब यहाँ पर आपको अंतर विषय कैसे पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के बगैर बेमानी है। जब तक नीति निर्देशक तत्व नहीं है मौलिक अधिकार नहीं है, जब तक मौलिक अधिकार नहीं है तब तक नीति निर्देशक तत्व नहीं है, क्योंकि दोनों के बगैर व्यक्ति का कभी भी संतुलित विकास नहीं हो सकता। अब वो कैसे नहीं हो सकता है, उसका एक उदाहरण देता हूँ कि मान लो एक अनुच्छेद है 48A, आपको नहीं मालूम होगा, एक अनुच्छेद 48A है, इसका संबंध है पर्यावरण से। अभी दिल्ली की हालत क्या है। अब इस पर्यावरण की स्थिति में अगर कल कोई बोले कि स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, जो है स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार है, और पर्यावरण खतरे में है, तो लेके घूमते रहे मौलिक अधिकार। कहाँ स्वास्थ्य है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व पर ध्यान नहीं दिया है। इस तरह से पढ़ाई को हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम लोग उसको प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करें कि वो चीज़ क्या है। आज सब हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण है, कोई जरूरी नहीं कि सरकार कर रही हो, लेकिन सरकार ने क्या नहीं दिया, शुद्ध वातावरण। अगर शुद्ध वातावरण नहीं दिया तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो गया, ठीक है ना। तो जब हम इस चीज को पढ़ेंगे और कल हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ कार्यपालिका का काम क्या है, तो कार्यपालिका का काम है संविधान को क्या करना, लागू करना। कितना सरल है, कार्यपालिका का यही काम है संविधान को लागू करना। विधायिका का काम क्या है, संविधान के अनुसार कानून बनाना। न्यायपालिका का काम क्या है, संविधान के अनुसार कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की जांच करना। देखो कितना सरल हो गया। तो जब हम यह जान लेते हैं बड़ी सरलता से इसको समझ लेते हैं, है ना। अगर कल कोई हमसे पूछता है कि देश की लोक सेवा का काम क्या है, अगर मान लो कल आपसे इंटरव्यू में ही पूछा जाता है कि भाई आप लोक सेवक बनना चाहते हैं, आपका काम क्या है, संविधान को सही तरीके से लागू करने में सहयोग देना, बस। अब उसके बाद वो पूछेगा संविधान में क्या है, तो आप बताइए, है ना। हम लोग बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हैं, देश का विकास कर देंगे, देश का उद्धार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, आप अकेले कर देंगे, है ना। तो छोटी छोटी बातों को हमको समझना होता है, वो हम समझना नहीं चाहते, है ना, क्योंकि पहले ही मैंने कहा हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें जानना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें खत्म हो जाती। तो ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता होती है कि अब देखिए मैंने कुछ नहीं कहा, आपने खुद बताया कि कार्यपालिका का काम यही है, विधायिका का काम इसके अनुसार विधि बनाना है, न्यायपालिका काम इसको लागू करना है ना। अब अगर मान लो कि मैं बोलूं कि पंचायत का काम क्या है, पंचायत का काम क्या है, तो पंचायत का काम इससे अलग है क्या, नहीं। अगर पर्यावरण में सुधार लाना है तो पहली जरूरत किसको है, लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर पर, है ना।
अगर हम पराली नहीं जलाते हैं, जो जलाया जा रहा है पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, अगर हम नहीं जलाते हैं तो पर्यावरण में सुधार की प्राथमिक कोशिश होगी कि नहीं? भारत सरकार, दिल्ली सरकार क्या कर रही है, राज्य की सरकार क्या कर रही है, वो तो ठीक है, उनकी भी जरूरत है, लेकिन पहली जिम्मेदारी तो पंचायत के स्तर पर है। और पंचायत के स्तर पर कौन है? हम ही लोग तो हैं। तो अगर हम अपने को सुधार लेते हैं तो हमारा मौलिक अधिकार भी ठीक रहता है, पर्यावरण भी ठीक रहता है, और पर्यावरण ठीक रहेगा तो देश के विकास में योगदान होगा। होगा या नहीं होगा? तो ये सारी चीजें हैं जो सरल होती हैं, सरल तरीके से होती हैं, है ना? और इन्हीं चीजों को अगर हम सरल तरीके से समझते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को लेकर जोड़ते हैं, तो हमारा जो उत्तर होता है, जो हमें लिखने का तरीका होता है हमारा, वो सही हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं ना, लिखने के समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, ऐसे लिखना चाहिए, वैसे लिखना। एक तो आप लोगों के पास होता है क्या कि मॉडल आंसर क्या है, सुनते होंगे आप लोग, मॉडल आंसर। मॉडल क्या होता है? मॉडल किसको बोलते हैं बताइए आप लोग? हाँ, जो बोलो। खाका। अच्छा, कैसे आंसर को लिखना है? हाँ, अच्छा। अब आप लोगों का खाका है कि नहीं अपना अपना? है ना? कौन मॉडल है इसमें? मॉडल कौन है इसमें? किसको मॉडल मान लूं मैं कि सबसे अच्छा मॉडल यही है? आप लोग बताइए। तो आप ही बताइए, इसमें किसका अनुकरण करना चाहिए? जब आप किसी का अनुकरण करोगे तो उससे आगे निकलोगे। फिर अगर वो अनुकरण करता तो वहां तक पहुंचता। छोटी सी बात आप लोग नहीं समझते हो, जिसके चलते फेल होते हो, कि मॉडल चाहिए। मॉडल क्वेश्चन का चाहिए ना। क्वेश्चन मालूम है? क्वेश्चन मालूम है? हाँ, नहीं है तो मॉडल किस बात का? जब क्वेश्चन ही नहीं मालूम है तो मॉडल किस बात का? केवल यही मालूम कर सकते हो ना कि भाई कैसे लिखना होता है प्रश्न को, अलग अलग तरीके के, है ना? तो आपका मॉडल क्या है? इंसान का मॉडल है ना? जब कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाएगा तो उसके दिमाग में केवल दो बातें होनी चाहिए, पुरुष है कि महिला, है ना? तो महिला का मॉडल मालूम है, पुरुष का मॉडल मालूम है, ठीक है ना? लेकिन अगर उसे दुर्गा बनाना होगा और सरस्वती बनाना होगा तो कंसेप्ट मालूम होना चाहिए ना, कि दोनों की मूर्ति एक ही तरह से बना देगा तो हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये जो मॉडल आप लोग बोलते हो ना कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर धड़, फिर जड़, ये सब क्या है? ये सब आप रेडीमेड हो जाते हो। आप कभी भी प्रश्न के अनुसार उत्तर नहीं देते हो, उत्तर के अनुसार आपका प्रश्न हो जाता है, ठीक है? प्रश्न की अपनी मांग होती है, प्रश्न की अपनी मांग होती है, और प्रश्न की मांग के अनुसार हमें उत्तर सजाना पड़ता है, ठीक है ना? जैसे आप मैथमेटिक्स का एग्जाम देते हो, मैथमेटिक्स में आप क्या करते हो? वही मैथ आएगा क्या जो बनाते हो घर में? नहीं, लेकिन मैथ बनाने का तरीका सीख लेते हो, उत्तर लिखने का तरीका सीखते हो। कोई भी आंसर मॉडल आंसर नहीं होता। अगर मैं कोई आंसर लिख दूं और आपने कहा कि इसी को फॉलो करें, तो आप हमसे बढ़िया कभी लिख पाओगे? कभी नहीं लिख पाओगे। लिखना चाहिए कि नहीं? लिखना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो अपनी इस मानसिकता को खत्म करो कि कोई हम फॉलो करते हैं किसी को, किसी को हम फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना? आपको लिखने की कला मालूम होना चाहिए, तकनीक मालूम होना चाहिए कि अगर विवरण पूछा है तो क्या लिखना है, अगर समीक्षा बोला है तो क्या लिखना है, अगर विश्लेषण बोला है तो क्या लिखना है, आलोचना बोला है तो क्या लिखना है, आलोचनात्मक परीक्षण बोला है तो सुने होंगे ना ये अब ये सब, आलोचनात्मक परीक्षण बोला है तो क्या लिखना है, टिप्पणी करना है तो क्या लिखना है। हम लोग विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में ये सब तो शब्द ही नहीं जानते हैं कि ये सब क्या पूछ रहा है। बस जितना टॉपिक देख लिया, जितना आता है सब लिख दिया, उत्तर खोज लो, है कि नहीं?
जितना ज़्यादा लिख दिया, है कि नहीं हकीकत यही। लेकिन यहाँ पर आपको बस इतना जानना है कि पूछा क्या जा रहा है। अगर टिप्पणी पूछा जा रहा है तो उसकी भाषा अलग होगी, विवरण पूछा जा रहा है तो उसकी भाषा अलग होगी, अंतर पूछा जा रहा है तो भाषा अलग होगी, विभेद पूछा जा रहा है तो भाषा अलग होगी, समीक्षा तो अलग होगी, अवलोकन तो अलग होगी, वर्गीकरण तो अलग होगी। हम लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं और सब कुछ एक ही तरीके से लिख लेते हैं। हमें यह भी नहीं मालूम होता कि हम 1 2 3 लिखें या प्रथम द्वितीय तृतीय लिखें, है या नहीं। ये सब बुनियादी बातें, 1 2 3 और प्रथम द्वितीय तृतीय में क्या अंतर होता है। 1 2 3 में कोई एक दूसरे से क्रमबद्धता हो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रथमतः द्वितीयतः तृतीयतः उसमें क्या है, क्रमबद्धता है। तो अगर आप एक के बाद दूसरी वाली बात लिखना चाहते हो तो उसमें क्या देना चाहिए, प्रथमतः द्वितीयतः। अगर कोई संबंध नहीं है तो 1 2 3 भी लिख सकते हो। हम लोग इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देते और समझते हैं नंबर भी आ जाएगा। कहाँ से नंबर आ जाएगा। तो लिखने की कला सीखनी होती है, उत्तर नहीं सीखना होता है, लिखने की कला सीखनी होती है। और कला सबकी अपनी अपनी होती है या नहीं, है ना। आप लोग बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जहाँ से भी आते होंगे, आप देखिएगा एक ही चीज़ की मूर्ति अलग अलग तरीके से बन जाती है, क्योंकि मूर्तिकार की कला अलग अलग होती है ना। मूर्ति तो वही बनाया उसी चीज़ की, लेकिन उसकी कला अलग अलग है। हर पेंटर की कला अलग अलग है कि नहीं, है तो सब पेंटर ही। तो आप अपने आप में एक लिखने के कलाकार हैं। आप अपनी भाषा, अपना तरीका ईजाद कीजिए, किसी को फॉलो मत कीजिए, ठीक है ना। हाँ, चीज़ें वही होना चाहिए, कंटेंट वही होना चाहिए, है ना। तब और जितना आप लिखोगे इन चीज़ों को मिला करके, उतना ही ज़्यादा आपका उत्तर मजबूत होगा, उतना ही उत्तर आपका सटीक होगा, है ना। विषय को, सिलेबस को ख़त्म कर देना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप देखो ना, राज्य व्यवस्था में अभी लिख दिया कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, खत्म हो गया, है ना। इसके अलावा आप सिलेबस में देखेंगे कि कुछ संवैधानिक संस्थाएं लिखा होगा, जैसे कि सीएजी, यूपीएससी, वित्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, है ना। हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, ठीक है ना। अब क्या उसमें पढ़ लेते हैं हम लोग, कितना सरल कर देते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति आयोग, उसमें क्या पढ़ेंगे, उसकी संरचना कैसे होती है, और क्या पढ़ेंगे, उसका काम क्या होता है, ठीक है ना। अब काम और संरचना हमने पढ़ लिया, और हमें मालूम ही नहीं है कि अनुसूचित जाति को जाति क्यों कहते हैं। अनुसूचित जाति की मौलिक समस्या क्या है, आप ही लोग बता दीजिए। अनुसूचित जाति की मौलिक समस्या क्या है, मूलभूत समस्या क्या है अनुसूचित जाति की। आ? आ? वो क्या पिछड़ापन है। आ? अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की कमी है। समस्या क्या है, मूल समस्या क्या है, तो बहुतों की व्याख्या नहीं कहेगी। अब देखिए, शोषण, कैसा शोषण, धार्मिक आधार पर अनुसूचित जाति का शोषण होता है। अब पता नहीं आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, सीधा सीधा है छुआछूत। पता नहीं किस राजनीति के चलते आप लोग नहीं बोल रहे थे। छुआछूत की समस्या है। छुआछूत की समस्या क्यों है, छुआछूत की समस्या क्यों है। अगर एक अनुसूचित जाति को हमने पीएचडी की डिग्री दे दी तो समाज में ब्राह्मण की तरह वह माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। देखिए कितना बेबाक तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं माना जाएगा। एक अनुसूचित जाति का आदमी अगर आईएएस बन गया तो समाज में जो जब गांव में जाएगा तो ब्राह्मण के बराबर बैठ सकेगा, नहीं बैठ सकेगा। समझ रहे हैं ना। जब भारत के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया गया, सुने होंगे आप लोग, है ना। रूल क्या होते हैं मंदिर के,
आप इनवाइट करने पे मंदिर में जाते हो? अब देखिए, ये कह रहे हैं मंदिर को अशुद्ध नहीं कर सकते, उनके जाने से मंदिर अशुद्ध हो जाएगा? ये नियम किसने बनाया और किसके लिए बनाया? समझ गए ना बात को? आप समझ लीजिए, हमने नियम बना दिया। क्या संविधान ने ऐसा बोला है? नहीं, नहीं बोला है। उस आदमी को क्यों नहीं जाने देते हैं आप? क्योंकि आपने एक नियम बना दिया। अब इसीलिए मैंने कहा था, कितना संवेदनशील मामला है कि अनुसूचित जाति की समस्या ही नहीं मालूम, उसका काम हम पढ़ लिए अनुसूचित जाति आयोग का, और आरक्षण की मांग करते हैं। आरक्षण की मांग करने से क्या होगा? अदरवाइज मत लीजिएगा, माफ कर कीजिएगा मुझे, कि अगर आरक्षण मिल भी गया तो दूसरा आदमी गर्भगृह में चला जाएगा लेकिन वो नहीं जाएगा। और हम पढ़ रहे हैं सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन ये आप लोग जब समझोगे कि ऐसा क्यों हुआ, अब देखो कितनी छोटी सी बात है, और यहीं पर मैं विराम दूंगा इन बातों को। अनुसूचित जाति के जो भी लोग माने जाते हैं, वो छुआछूत का शिकार क्यों माने जाते हैं? एक परंपरा, एक बहुत पुराने ज़माने से कहावत रही है कि कोई यहाँ से निकला है, कोई यहाँ से निकला है, कोई वहाँ से निकला है। सुने होंगे, आप सब जानते होंगे, मुझसे केवल बुलवा रहे हैं आप। तो अनुसूचित जाति के लोग कहाँ से निकले माने जाते हैं? पैर से। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया, आप साथ दे रहे हैं मेरा। अनुसूचित जाति के लोग पैर से निकले हैं, और इसीलिए वो अछूत मान लिए गए। उसी पैर को छू करके आप आशीर्वाद लेते हैं, और वहां से निकला हुआ आदमी अछूत मान लेते हैं। ये समस्या कहाँ की है? यहाँ की समस्या है। और तब कहते हैं अनुसूचित जाति की समस्या मनोवैज्ञानिक सामाजिक समस्या है। इसकी प्रकृति ही नहीं जानते हम। मनोवैज्ञानिक सामाजिक समस्या है, और मनोवैज्ञानिक सामाजिक समस्या का आर्थिक समाधान नहीं निकाला जा सकता आरक्षण। आगे के 10-100 साल भी अगर आरक्षण मिलेगा तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, जो अछूत की समस्या है, क्योंकि नौकरी से इसका समाधान नहीं होना है। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि इसको शीत युद्ध मत बनाओ, समाज में समरसता उत्पन्न करके इस समस्या का समाधान हो सकता है। ये डॉक्टर अंबेडकर का कथन है, लेकिन इसको हम छिपा लेते हैं क्योंकि इससे हमारी राजनीति नहीं चलती, और ये हमें पछता नहीं है। लेकिन एक विद्यार्थी के नाते हमें पढ़ना पड़ेगा कि इन 70 वर्षों में आरक्षण के बाद भी सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिला। आज भी सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के जाने पर विवाद क्यों होता है? और ईश्वर अगर नहीं जाने देगा तो मुझे दंड देगा। आप कौन होते हैं मना करने वाले? अगर ईश्वर को लगता है कि मैं न जाऊं और मैं जा रहा हूं तो दंड देगा। आप तय करेंगे कि मैं जाऊं कि न जाऊं, क्योंकि भारत का संविधान हमें रोकता नहीं है। और तब आप देखिएगा सबरीमाला केस, और सबरीमाला केस किसका उदाहरण है? संवैधानिक मूल्य का, संवैधानिक नैतिकता का। तो संविधान ने अगर आपको इजाजत दी है तो मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला? ठीक है ना? और मैं अगर रोकता हूं तो मैं संविधान को सही तरीके से मानता हूं, इस पर एक प्रश्न चिन्ह उठेगा, है ना? तो जितने भी आयोग बनते हैं, जितनी भी समितियां बनती हैं, जितने भी संगठन हमारे सामने आते हैं, उन संगठनों को किसके प्रति समर्पित होने की जरूरत है? संविधान के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। और अगर हम संविधान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो जो भी हमारी समस्या है, उस समस्या का समाधान हम सही तरीके से करने का प्रयास करेंगे। और सही तरीके से अगर करने का प्रयास करेंगे तो अभिशासन अच्छा होगा कि बुरा? गवर्नेंस अच्छा होगा कि बुरा? अच्छा होगा। और गवर्नेंस को अच्छा करने में किसकी भूमिका होगी? कार्यपालिका की, विधायिका की, न्यायपालिका की, संगठनों की, जनता की, किसकी? कि सभी की? सभी की। तो संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की है नहीं ना। अब देखो, ये अब अंत में बता रहे हैं हम लोग, जबकि संविधान की प्रस्तावना है क्या लिखता है? हम भारत के लोग।
यानी कि जहां से शुरू किया था वहीं पर खत्म हुआ, है कि नहीं? ये जितना भी काम करना है, यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो हैं, ये कौन है? हम भारत के लोग। अच्छा, हम, मैं और तुम में क्या अंतर है? मैं और तुम हमेशा क्या करता है? अलगाव करता है, और हम एक करता है। ये हम जो एक करता है वो कौन सा एक है? जो रसायन विज्ञान का क्या होता है? कंपाउंड, है ना, मिश्रण नहीं है ये। रसायन विज्ञान का क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड की क्या खासियत होती है? कि मैं अपना व्यक्तिगत चरित्र, है ना, और कौन कितना है वह गिनती में नहीं रखता हूं, मिल करके बनता हूं 2:2O। नहीं, तो मैं अगर एक भी हूं और आप 4 हैं तो हम मिल करके 5 हैं। ये नहीं कि मैं बोलूंगा कि हम 2.5 तुम भी 2.5, है ना। आजकल झगड़ा तो यही है ना, कि हम इतना तुम इतना, हम अकेले कुछ नहीं, आप अकेले कुछ नहीं, मिल करके आगे बढ़ेंगे। और देश को चलाने में नहीं, क्लास को चलाने में भी, है ना। तो इसी तरह से इसको समझिएगा कि संविधान अलग चीज़ है, राज्य व्यवस्था अलग चीज़ है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से संबंध है। और संविधान को जाने बगैर, यानी कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संशोधन, संवैधानिक मूल्य और संविधानवाद को जाने बगैर ये क्या करेंगे? कार्यपालिका को भी तो वही काम करना है, विधायिका को वैसे ही कानून बनाने हैं, न्यायपालिका को वैसे ही बनाने हैं। और अगर ये नहीं बना रहे हैं तो पढ़ना पड़ता है कि इनमें क्या क्या सुधार लाने की जरूरत है ना। तो आज जो सुधार लाने की जरूरत है, 3 साल बाद भी वही सुधार की जरूरत होगी या बदल जाएगी? बदल जाएगी, है ना। तो हम लोग 2021 का सुधार क्यों पढ़ेंगे? हम तो 2024 का सुधार पढ़ेंगे कि 2024 में क्या सुधार की जरूरत है या नहीं। तो हर समय एक डायनेमिज्म, हर समय एक गतिशीलता होती है। हम कूप मंडूक होकर के एक जगह पे बैठ करके एक ही लकीर के फकीर बन के हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जितना नई चीज़ों को हम जोड़ते जाएंगे, जितना नया नया चीज़ लाते जाएंगे, उसको जितना अच्छी तरह से समझते जाएंगे, उतना ही हम अच्छा काम करने में कामयाब होंगे। ठीक है, अच्छा काम का मतलब मैं इसके संदर्भ में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि बगैर किसी तनाव के अगर हम काम करें और आराम से काम करें तो सफल हो सकते हैं। अंतिम बात आप लोगों के मन में रहती है, कौन सी किताब पढ़ें। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कौन सी किताब पढ़ें। देखिए, आप अगर पहले कभी कभी वीडियो अगर गलती से मेरी मिल जाए तो आप पता करेंगे। एक तो मेरा हमेशा क्लास की मेरी शुरुआत ही होती है 130 प्लस से, ये मेरा टारगेट होता है 130 प्लस। और हमारे बच्चे को 126, 124, 112 ऐसे नंबर आए हैं, इसलिए मैं बहुत आश्वस्त होता हूँ 130 प्लस के लिए। और 130 प्लस के लिए हमारे पास केवल 2 ही किताबें होती हैं, इससे ज़्यादा हम कोई किताब नहीं बोलते। एक तो भारत का संविधान जिसमें अनुच्छेद लिखा हुआ हो, ठीक है ना। और दूसरा या तो डीडी बसु या बीके शर्मा की किताब, ठीक है ना। डीडी बसु सभी जानते हैं इसलिए मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन डीडी बसु की हिंदी वाली किताब बहुत कठिन होती है, ठीक है। उनकी जगह पर बीके शर्मा, ब्रिज किशोर शर्मा, जितनी बातें डीडी बसु में लिखी हैं उतनी ही बातें ब्रिज किशोर शर्मा में लिखी हैं। ब्रिज किशोर शर्मा भारत के कानून मंत्रालय के सचिव रहे, अब उनकी मृत्यु हो गई, आईएएस पदाधिकारी थे, तो उन्होंने ये किताब लिखी और बहुत सरल भाषा में लिखी है। केवल 2 ही किताब, ठीक है ना। उसके अलावा जितनी भी बातें हैं सारी क्लास में होती हैं, और इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो आपको मिलता है, इससे ज़्यादा कभी भी पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमने लक्ष्मीकांत नहीं बताया, माफ कीजिएगा, नहीं, हमने लक्ष्मीकांत नहीं बताया। अब आपने लक्ष्मीकांत बोल दिया तो मैं बता दूं कि अगर लक्ष्मीकांत नहीं छोड़ते हैं तो भूतो न भविष्यति आप 100 नंबर भी नहीं लाएंगे। फेल होना है तो लक्ष्मीकांत पढ़िए।
अगर फेल होना है तो लक्ष्मीकांत जरूर पढ़िए, समझ गए? हाँ, एक मेरा सुझाव है, दबाव नहीं है सुझाव है। और चूंकि इन्होंने एक नाम ले लिया एक महापुरुष का, तब मैंने उनके बारे में कहा कि अगर इस पेपर में 3 अंकों की न्यूनतम संख्या भी प्राप्त करनी है तो उस गाइड को अनुच्छेद 17 की तरह व्यवहार कीजिए, अन्यथा बेड़ा गर्क होना है। एनसीईआरटी की कोई आवश्यकता नहीं है इस पेपर में, ठीक है ना? और क्लास में एनसीईआरटी से ही शुरू होता है, जैसे संविधान का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, यहीं से शुरू होता है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर सलाह नहीं देता, और इसलिए नहीं देता कि वो सारी बातें इसमें आ जाती हैं। दूसरी चीज़ और अंतिम चीज़ कि एनसीईआरटी की किताब लिखी जाती है उन बच्चों को ध्यान में रखकर। अकबर बाबर बीरबल एनसीईआरटी की किताब में भी है और ग्रेजुएशन की किताब में भी है, ठीक है ना? लेकिन ग्रेजुएशन की किताब में जितनी बातें हैं वो बातें तो उसमें नहीं लिखी जाएंगी। तो जो बुनियादी बातें हैं, बुनियादी बातें बच्चों को ध्यान में रखकर लिखी जाती हैं, और हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, मैं वहीं से शुरू करता हूँ, ठीक है ना? इसलिए मेरी कोई सलाह नहीं होती एनसीईआरटी पढ़ने की। फिर भी बहुत दबाव डालोगे तो 11वीं और 12वीं की पढ़ना, अन्यथा नहीं, है ना? इन जो 2 किताब बताया, इससे ज़्यादा मैं कोई किताब के पक्ष में नहीं रहता हूँ, ठीक है? और कुछ? किसका? मेरा नाम सर बता देंगे। अनुसूचित इसलिए कहते हैं कि उसका नाम लिस्ट किया गया है, और साइमन कमीशन ने उसका नाम लिस्ट किया था, तब से अनुसूचित कहा जाने लगा। 1935 से भारत ने अनुसूचित नहीं कहा है। जाति, चूंकि भारत में पहले वर्ण व्यवस्था थी, उस अभ्रंश होकर के क्या बन गया? जाति व्यवस्था, है ना? तो वही वो जो जाति व्यवस्था एक्चुअली वह अभ्रंश है किसका? वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? कर्म के आधार पर। बाद में ये क्या हो गया? जन्म के आधार पर। तो ये सब जब पढ़ेंगे हम लोग तो विस्तार से आएगा, ठीक है? तो और कुछ पूछना है? ठीक है ना? तो चलिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, मौज कीजिए। कभी जीवन के किसी मुकाम पे मिलेंगे तो आगे और शोषण होगा है ना?